हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। एक और अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, जो कि फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीडियो से नेवी और एयरफोर्स के लिए, खासकर एयरफोर्स के लिए जो अपना एग्जाम आने वाला है ना। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। इसमें विद्युत विभव, एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति पढ़ेंगे। ये दो चार चीजें हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। मतलब क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण हमने छोड़ दिया, विराम अवस्था से छोड़ दिया। एक बात को याद रखिएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण कौन सी गति करेगा? परवलयाकार। अगर हम उसको आवेशित कण को लंबवत छोड़ रहे हैं, उस विद्युत क्षेत्र में हम लंबवत छोड़ रहे हैं, तो कैसी गति करेगा? परवलयाकार गति करेगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक समान आवेशित क्षेत्र में किसी आवेश को लंबवत छोड़ने पर वह किस प्रकार की गति करेगा? तो वह परवलयाकार गति करेगा। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रखा है? बल एवं त्वरण। जब उस आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, तब उस पर बल और त्वरण होते हैं, वो क्या होंगे उसके? तो देखो, बल एवं त्वरण। आवेशित कण पर आरोपित बल F इजिकल टू क्यू ई होता है। बल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि F इजिकल टू क्या होता है? क्यू ई होता है। F इजिकल टू क्यू ई होता है। ठीक है, फिर उत्पन्न त्वरण। अब आपको पता है, हमको पता है कि F इजिकल टू क्या होता है? एम ए। तो मैं क्यू एफ की इजिकल टू क्या जगह क्या लिखूंगा? एम ए इजिकल टू क्यू ई। एम इजिकल टू क्यू ई। तो मेरे को त्वरण चाहिए, तो त्वरण इजिकल टू क्या आ जाएगा? क्यू ई अपॉन में एम। क्यू ई अपॉन में एम, ये क्या आ जाएगा? त्वरण। ठीक है, देखो तो ये आ जाएगा क्यू ई अपॉन में एम, अपने पास त्वरण आ जाएगा। फिर क्या है? वेग। अब गति का पहला समीकरण आपको पता है कि v इजिकल टू क्या होता है? u प्लस 80। क्या होता है? u प्लस 80। अब u इसने पहले बोल दिया कि विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0। u इजिकल टू 0। तो u इजिकल टू 0 कर दूंगा तो v इजिकल टू क्या जाएगा? 80। अब a की वैल्यू अपने को पता है कि क्यू ई अपॉन में एम। क्यू ई अपॉन में एम, तो उससे क्या हो जाएगी? a की वैल्यू क्या रख दूंगा? क्यू ई अपॉन में एम और t आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और बात करूं मैं, ये देखो, जब Q विद्युत विभव और M के रूप में इस फॉर्मूले को लिखा जाता है, तो V इक्वल टू क्या जाएगा? 2Q डेल V अपॉन में M। 2Q डेल V अपॉन में M। ठीक है, फिर बात करते हैं संवेग की। संवेग की बात करते हैं, P इक्वल टू क्या होता है? mv। V की वैल्यू हमने निकाली, अभी हमने पढ़ी है कि V इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई अपॉन में m इंटू टी। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विद्युत विभव सॉरी संवेग इज इक्वल टू क्यू ई टी। ई क्या है यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र। क्यू क्या है? आवेश। टी क्या है? टाइम। फिर क्या है कि गतिज ऊर्जा। टी समय में कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा। टी समय में कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा। देखो तो K इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब आपको पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। अब यहां से मैं क्या पढ़ू? देखूं कि संवेग की मेरे को, यहाँ पे संवेग है, संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? mv। संवेग की मेरे को विमा चाहिए। क्या चाहिए? संवेग की विमा। तो देखो संवेग की विमा कैसे फाइंड करेंगे हम? P इज इक्वल टू क्या बताया कि mv होता है। P इज इक्वल टू mv। याद रखिएगा कि संवेग और आवेग,
सॉरी आवेग, संवेग और आवेग दोनों की विमाएं जो होती हैं वो एज इट इज समान होती हैं। संवेग और आवेग की विमा समान होती है, समान होती है, समान होती है। ठीक है, तो संवेग और आवेग की विमा होती क्या है? मात्रक तो देख लो, क्या हो जाएगा, के एम का हो जाएगा केजी, ठीक है, एम का केजी, वी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड, वी का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और एम का क्या हो जाएगा केजी, तो केजी मीटर पर सेकंड। अब विमा निकालनी मेरे को, तो केजी का क्या हो जाएगा m1, मीटर का l1, सेकंड का t-1। तो यही विमा संवेग की होती है और यही आवेग की होती है, m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। ठीक है, ये क्या होता है, संवेग की विमा होती है। फिर गतिज ऊर्जा की विमा पूछ ले कि गतिज ऊर्जा जो k होती है उसकी विमा, तो ऊर्जा की विमा तो सभी की समान होती है, क्या होती है, m1 l2 t-2, m1 l2 t-2। गतिज ऊर्जा की विमा होती है, ऊर्जा की जूल की विमा यही होती है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक भी जूल, और उसकी विमा क्या होती है, m1 l2 t-2। मैं आपको कोई भी राशि आएगी ना अपने चैप्टर के बीच में, तो उससे हर एक राशि का मात्रक और उसकी विमा मैं आपको क्लियर करते लेके चलूंगा, और आपको भी वो उसी टाइम पर क्लियर कर लेनी। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है कि ओनली वेग, बल, कार्य और आवेश, ये 4 विमीय सूत्र आपको याद रखने हैं। इन चारों विमीय सूत्र से फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले से किसी भी भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इन चारों के मात्रक और इन चारों की विमा याद रखनी है। अगर इन चारों की विमा और मात्रक आपको देखनी है तो पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसको जरूर विजिट कीजिएगा और उसको देखकर आप इन चारों को मात्रक और विमा याद कर सकते हैं। देखिए आगे करते हैं कि k इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ये आ जाएगा बट तो एम स्क्वायर, v की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि क्यू ई टी अपॉन में m, तो क्यू ई टी अपॉन में m यहाँ पे रख दिया तो ये आ गया। ठीक है, और फिर एक और पढ़ी थी, v की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, 2q डेल v, देखो 2q डेल v अपॉन में m, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल और m से m कैंसिल, ओनली क्या आ जाएगा, q डेल v, ओनली क्या आ जाएगा, q डेल v, मतलब आवेश और ऊर्जा, सॉरी आवेश और विभव का अंतर, ये क्या कहलाता है, ऊर्जा। अब आप इससे भी देख सकते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य का ही रूप होती है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य का ही रूप होती है। और v इक्वल टू डेल वी, विभवांतर इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, w अपॉन में q, और w इक्वल टू q डेल v, तो अपने पास भी तो यही आया है, k इक्वल टू q डेल v, यही तो फॉर्मूला है, तो k इक्वल टू q डेल v भी होता है, गतिज ऊर्जा इक्वल टू q डेल v भी होता है। ठीक है, अब देखो कार्य, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, एक संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो कि जैसे ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ए बी, ठीक है, ए से बी तक मैं इस रास्ते होकर जाऊंगा। ठीक है, एक ये सीधा रास्ता है और एक ये रास्ता है। ठीक है, तीनों रास्ते हो गए, यहाँ पे W1, यहाँ पे W2, यहाँ पे W3। तो मैं क्या कहूंगा कि ए से बी तक पहुंचने में किया गया कार्य कितना होता है, किया गया कार्य ए से बी तक पहुंचने में किया गया कार्य तीनों बराबर भी होंगे, W1 W2 इक्वल टू W3, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चाहे वो पथ गोलाकार हो, बेलनाकार हो, परवलयाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, चाहे एक सीधी रेखा हो, चाहे हमको एक सर्किल में राउंड करके जाना पड़े। ठीक है, तो उसका कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, समझे इस बात को।
देखो अब एक विद्युत क्षेत्र से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता है। किया गया कार्य आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता है। देखो ये जो हम पढ़ेंगे बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो हम पढ़ते हैं कि जब आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, जब एक आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो यह कण परवलयाकार पथ में गति करेगा। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने में सबसे पहले ही बताया था मैंने आपको कि यह कण कैसी गति करेगा, परवलयाकार गति करेगा। यदि किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाया जाता है तो वह कण परवलयाकार गति करता है। कैसी गति करता है? परवलयाकार। देखो ऐसे एक गोल गोल राउंड में घूम के जाता है, ऐसे 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 घूम के जाता है, ठीक है। तो वह कण परवलयाकार गति करेगा। यदि किसी सरल लोलक के गोलक को प्लस क्यों आवेश दिया गया है, इस सरल लोलक के गोलक को हमने प्लस आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दे रहे तो इसका मतलब क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उससे हम इलेक्ट्रॉन ले, उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो सरल लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा। तो सरल लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा। कैसे घट जाए? मतलब उसके मास में क्या हो रही है? कमी। द्रव्यमान में क्या हो रही है? कमी। अब देखो इसके बारे में भी जानते हैं कि द्रव्यमान में कमी कैसे होती है और सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो घटता कैसे है। अब हमको पता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2π√L/g। 2π√L/g। अब g की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू क्या होती है जो है ना, मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण, ये जो नियतांक है g, ठीक है। g डैश मतलब जब इससे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस पे जो लगेगा g डैश इज इक्वल टू लगने लगेगा g स्क्वायर प्लस QE प्लस m की होल स्क्वायर, ये लगेगा। मतलब ये तो किसी की लोलक का सरल आवर्तकाल है जब वह उस पर कोई आवेश नहीं, लेकिन हमने उसको प्लस चार्ज दे दिया, तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज देने के बाद जो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा? g डैश इज इक्वल टू g की स्क्वायर प्लस QE अपॉन में m की होल स्क्वायर, ठीक है। QE अपॉन में m की होल स्क्वायर। अब देखो m की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, तो g की वैल्यू क्या हो रहा है? g की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। m की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो g की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या आधी पावर, इसका स्क्वायर कर दूंगा। m की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो g की वैल्यू बढ़ेगी। अब g की वैल्यू बढ़ रही है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब किसी सरल लोलक को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो उस सरल लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा। जब किसी सरल लोलक को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो उस सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा, ठीक है। देखो कि जब विद्युत क्षेत्र में कोई स्प्रिंग रख दी जाती है तो विद्युत क्षेत्र के कारण स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन, विद्युत क्षेत्र के कारण स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन क्या होता है कि आवेश इंटू में E, ठीक है। आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र अपॉन में K। यहाँ पे क्या है? कूलम्ब नियतांक। K की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, K यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग नियतांक। क्या है? K स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दो समान प्रकृति के आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु क्या कि जहां पे उदासीन बिंदु का क्या मतलब हुआ कि जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो 0 हो जाए। मतलब उदासीन बिंदु, ये n जो है उदासीन बिंदु है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0। उदासीन बिंदु से कहते हैं जब विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है।
तो Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इनके मध्य की ये N जो उदासीन बिंदु है ये Q1 से x1 दूरी पर है, Q2 से x2 दूरी पर स्थित है। तो हमको चाहिए कि उदासीन बिंदु x1 की दूरी और x2 दूरी हमको फाइंड करनी है। तो x1 कितनी होगी, x2 कितनी होगी। देखो अब पूछ ले कि x1 इतनी है और x2 इतनी है ना, तो Q1 और Q2 का अनुपात कितना होगा, या फिर ये पूछ ले कि Q1 और Q2 का अनुपात ये है तो x1 अपॉन में x2 का अनुपात क्या होगा। तो क्या है कि Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2 की होल स्क्वायर उदासीन बिंदु के लिए, यदि आवेश समान प्रकृति के हैं। तो इस बात को भी याद रखना कि यदि आवेश समान प्रकृति के हैं तो Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2 की होल स्क्वायर होता है। और शॉर्ट ट्रिक है, देखो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है अपने को पूरी डेरिवेशन याद नहीं रखनी, अपने को शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि शॉर्ट ट्रिक है उदासीन बिंदु पूछता है x, ये टोटल दूरी x है, याद रखना इसको, यहां से लेकर यहां तक की टोटल जो दूरी है वो है x है। तो x1 इज इक्वल टू x अपॉन में Q2 अपॉन में Q1 प्लस 1। एन जो बिंदु है वो x1 से कितनी दूरी पर है, Q1 से, तो Q1 जिसके जो दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, Q1 x1 ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये जो Q1 आवेश वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर x2 है, अब हमको x2 ज्ञात करना है, तो x2 जो Q2 वाला आवेश है, 2 वाला जो आवेश है ये डिवाइड में आ जाएगा। बस इतनी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको, ये बात याद रखनी कि जिसका जो दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, जो दूरी ज्ञात कर रहे हैं उसकी साइड जो आवेश है वो ही आवेश हमको डिवाइड में करना है। ठीक है, अब हम पढ़े कि जब दो, ये तो किसकी बात थी, जब दो आवेश जो हों वो सजातीय हों, एक ही प्रकृति के आवेश हों, लेकिन जब आवेश दो अलग अलग प्रकृति के हो जाएंगे, दो असमान प्रकृति के आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु, अलग अलग प्रकृति के आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु क्या होते हैं, उदासीन बिंदु ये होता है, ये दो अलग अलग प्रकृति के आवेश है, तो ये इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, अक्ष दूरी है। तो उदासीन बिंदु जो हो वो इनके बाहर की ओर, आवेश से बाहर की ओर स्थित होगा। तो उदासीन बिंदु Q1 से हमको ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा, अक्ष अपॉन मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपॉन में Q2 अपॉन में Q1 का अंडर रूट माइनस 1, Q2 अपॉन में Q1 का अंडर रूट माइनस 1। इस बात को याद रखना है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको मैथ्स के लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा एक चैनल है मैथ्स पॉइंट नाम से, किस नाम से, मैथ्स पॉइंट नाम से। वहां पर आपको मैथ्स की बेस्ट से बेस्ट ट्रिक करवाई जाती है। अभी डिफरेंशिएशन की ट्रिक चल रही है, तो डिफरेंशिएशन की ट्रिक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको ट्रिक्स की जरूरत है तो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। अब हम पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के निकाय के कारण विद्युत विभव, दो बिंदुओं के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब देखो, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो किसी भी परिमित बिंदु पर परिणामी विभव शून्य नहीं होगा। यदि, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि यदि दोनों आवेश, दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव पढ़ेंगे हम, तो यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो किसी भी परिमित बिंदु पर परिणामी विभव शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। फिर क्या है, यदि आवेश असमान परिमाण और असमान प्रकृति के हैं तो वे बिंदु जहां विभव शून्य होता है एक बंद वक्र पर स्थित होते हैं, वे बिंदु जहां विभव शून्य होता है एक बंद वक्र पर स्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अंतः बिंदु स्थिति, है ना, कि कहां पर विभव शून्य होगा, जब ये दोनों आवेश किसके हैं, समान प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 दूरी अपने फाइंड करनी है, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन में Q2 अपॉन में Q1 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से अंडर रूट हट जाएगा, क्या जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। फिर पढ़ेंगे बाह्य स्थिति के, बाह्य की स्थिति क्या हो जाएगी,
बाह्य बिंदु स्थिति, बाह्य बिंदु स्थिति हो जाएगी अपनी x1 इज इक्वल टू x अपॉन में q2 अपॉन में q1 माइनस 1। अब जब स्थिति बाहर की ओर, इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर कोई विद्युत बिंदु स्थित है जहां पर विद्युत विभव का मान 0 है, तो वो बिंदु x1 से दूरी, q1 आवेश से दूरी क्या होगी, x अपॉन में q2 अपॉन में q1 माइनस 1। ठीक है। बाह्य बिंदु स्थिति, अब बाह्य बिंदु स्थिति क्या हो जाएगी, मैंने अभी भी आपको बता दिया कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में q2 अपॉन में q1 माइनस 1। q1 और q2 के बीच की दूरी है x, और ये बिंदु P जो है वो q1 से x1 दूरी पर है, तो x1 दूरी हम फाइंड करेंगे, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन में q2 अपॉन में q1 माइनस 1। इनको अपने को याद ही रखना पड़ेगा, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से एयरफोर्स में तो इतनी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन नेवी में हर बार एक ना एक न्यूमेरिकल यहाँ से उठा ही लिया जाता है, उदासीन बिंदु से और शून्य विभव से। उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और ये जो कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे। ये जो कंडीशन, दो कंडीशन है बिंदु P पर है, ये शून्य विभव की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, शून्य विभव की, ये शून्य विभव की कंडीशन है। और जो हमने पीछे पढ़ा था उदासीन बिंदु, वहां पर क्या था, विद्युत क्षेत्र शून्य था, ना कि विद्युत विभव। वो विद्युत क्षेत्र शून्य होने की कंडीशन थी, और ये किसकी कंडीशन है, विद्युत विभव की। वो जो विद्युत क्षेत्र के शून्य होने की कंडीशन थी, वहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की, और टॉप लेवल के क्वेश्चन उसमें हम करवा रहे हैं, तो उसमें भी आपको यहां से न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। अब आप देखते हैं कि उसको सोल्व करते हैं या नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए आवेश को, विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे आवेश की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या फिर जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो V इक्वल टू हमने पढ़ लिया W अपॉन में Q, और ये कार्य ही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, तो U अपॉन में Q, V इक्वल टू W अपॉन में Q, और V इक्वल टू ही U अपॉन में Q। U यहाँ क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, U यहाँ क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि U इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R, Q1 Q2 अपॉन में R। अब बात करूं मैं K की, तो K यहाँ पे क्या है, कूलाम नियतांक। K यहाँ पे क्या है, कूलाम नियतांक। मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि K इक्वल टू कहता है 1/4πε0, उसका मान होता है 9 × 10⁻9, और मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करूं मैं K की विमा की, तो मेरे को पता है कि न्यूटन क्या होता है, बल की विमा होती है m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, और m की क्या होती है l2। फिर किसकी देखनी, C की होती है a1 t1, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a2 t2। तो ये क्या हो जाएगा m1 l3 t-4 a-2, ये आ जाएगी अपने पास K का विमीय सूत्र। K की विमा आ जाएगी, कूलाम नियतांक जो है। फिर अपने को चाहिए एप्सिलॉन नॉट की विमा और चाहिए। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, 8.85 गुणा 10⁻−12, 8.85 गुणा 10⁻−12। अब देखो कि K जो है वो एप्सिलॉन नॉट के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो K की विमा ये है, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या आ जाएगी m-1 l-3 t4 a2।
टू, T4A2, ठीक है। तो जो वी में सूत्र मैं आपको करवा रहा हूं, इनको 1% भी हल्के में नहीं लेना आपको। वी में सूत्र नेवी और एयरफोर्स के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर एक राशि का वी में सूत्र आपको फिर से, किसी भी वीडियो में कोई भी राशि आ रही है उसका हर एक का वी में सूत्र मैं आपको करवा रहा हूं। के का मैंने बहुत बार पीछे भी वीडियो में, हर वीडियो में मैंने के का वी में सूत्र आपको निकाल के बताया है, और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूं। आगे भी जो वीडियो आएंगी उस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि के का वी में सूत्र क्या होता है, यू का वी में सूत्र क्या होता है। यू का ऊर्जा होती है, अभी अभी मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा, कार्य, स्थितिज ऊर्जा सभी का वी में सूत्र और मात्रक समान होता है। तो गतिज ऊर्जा का मैं जस्ट पहले 2 मिनट पहले मैं बता चुका हूं, तो वही क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा। आवेश का आपको पता है कि क्या होता है, A1T1 होता है। तो हर एक वी में सूत्र को आपको क्लियर करना है, मैं करवा रहा हूं, आपको भी मेरे साथ करना है, तभी हम कुछ कर सकेंगे, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दो स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है अभी तक, तो आप किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको सक्सेस क्यों नहीं मिली? हमारी प्रॉब्लम ये ही है कि हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। एक जैसे भेड़ चलती हैं कि एक भेड़ चलती है तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें चलती है। एक भेड़ जाके कुएं में गिर जाएगी तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ कुएं में गिरेंगी, कि वो उनकी प्रकृति है। लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, हम इंसान हैं, फिर भी हम जानवरों जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, एक एम निर्धारित करो कि हमको वो करना है, तो आपके साथ वो ही होगा, जो हम सोचते हैं वो ही हमारे साथ होता है। और एक बात और बता दूं, अगर आपने अपने दैनिक जीवन में जो पिछली वैकेंसी निकली थी उसमें जो आपने किया, और इस वैकेंसी में जो आपने जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो ही आपने पिछली वैकेंसी में किया था, तो आपका वो ही रिजल्ट रहेगा जो पीछे की वैकेंसी में था। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए है, आपको कुछ हासिल करना है, आपका कुछ लक्ष्य है, आपको कुछ आशा है, तो अगर उसको पूरा करना है तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। ज्यादा दिन नहीं है नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम के, आपको भी अच्छी तरह से पता है। लॉकडाउन हटते ही एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा आपका, लेकिन अगर आपने बदलाव नहीं किया तो आपका रिजल्ट वो ही रहने वाला है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ चाहिए है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो आपको बदलाव करना होगा। बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बदलाव। अगर आप बदलाव नहीं कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि अगर आप वो ही करते आए हैं, ठीक है, अगर आप वही कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप वही कर रहे हैं जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलते आया है। समझे ना? तो इस बात को मेंशन कर लीजिएगा कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो बदलाव जरूरी है। पीछे जो असफलताएं मिली हैं आपको, है ना, तैयारी करने के बावजूद भी आपको असफलता मिली है, तो उससे कुछ सीखना है, कुछ तो सीखना है, कुछ तो कमी रखी होगी आपने, जो आप भगवान ने आपको सफलता नहीं दी, तो उस कमी को पूरा करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। आई विल प्रे फॉर यू। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे दिख गया तो आप तुरंत सोचोगे कि वोल्ट दिख गया तो श्योर सी बात है कि ये विभव का मात्रक है। लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह है ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है, समझे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की सबसे सबसे छोटी इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
फिर अर्ग में जब इसका मान देखूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान अर्ग में मैं आपको बता दूं कि 1.6 गुणा 10⁻12 अर्ग होता है, और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो मैंने इस जूल को अर्ग में बदला, जूल को मैंने अर्ग में बदल दिया है, तो जूल 10⁻19 की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻12। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, और 1 अर्ग इक्वल टू 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻7 जूल होता है। 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻7 जूल होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ा उल्टा कर लिया है कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻7 जूल होता है। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग और 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻7 जूल। अब देखिए, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि जब दो सजातीय आवेशों को परस्पर दूर ले जाते हैं, दो सजातीय आवेश मतलब जब दो पॉजिटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या नेगेटिव, जब दो सजातीय आवेशों को हम दूर लेकर जाते हैं, एक दूसरे से दूर लेकर, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के कारण आवेशों को दूर ले जाने में कम कार्य करना पड़ता है। ठीक है, समझे कि अब देखो कि ये दोनों सजातीय आवेश हैं, तो श्योर सी बात ही एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी इनको दूर तो लेके जा रहे हैं, परस्पर दूर लेके जाते हैं, तो हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही कम कार्य करने पड़ेगा, ये खुद ही दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब कार्य नहीं कर रहे तो स्थिति ऊर्जा कैसे हो सकती है, समझना। तो क्या है कि अगर कार्य कम करेंगे तो स्थिति ऊर्जा कम होगी, अगर कार्य ज्यादा करेंगे तो स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगी। इस बात को जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट हैं। जब दो सजातीय आवेशों को दूर लेके जाते हैं, जब दो सजातीय आवेशों को पास लेकर आते हैं, जब दो विजातीय आवेशों को दूर लेके जाते हैं, और जब दो विजातीय आवेशों को पास लेकर आते हैं। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से आपको किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, नोट कर लीजिएगा इनको। जब दो सजातीय आवेशों को परस्पर दूर लेके जाते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के कारण आवेशों को दूर ले जाने में कम कार्य करना पड़ता है। समझे इस बात को कि नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से दूर ले जाएंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, तो स्थितिज ऊर्जा में भी कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यदि सजातीय आवेशों को परस्पर पास लेकर आते हैं, अब क्या है कि जब दो सजातीय आवेश हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अब दो सजातीय आवेश हो तो श्योर सी बात है इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं कि पास लेकर आए, तो उनकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि सजातीय आवेशों को पास लाने में अधिक कार्य करना पड़ता है, अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, और हम उनको पास लेकर आए, ऐसे दोनों को पास लेकर आ रहे हैं, तो उनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण ही लग रहा है, और प्रतिकर्षण लग रहा है तो वह आवेश दूर जा रहे हैं और हम उनको पास लेकर आए, तो एक दूसरे को विपरीत हो गए ना, तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, तो स्थिति ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं विजातीय आवेशों की। अब बात करते हैं विजातीय आवेशों की। यदि विजातीय आवेशों को परस्पर दूर ले जाते हैं, यदि विजातीय आवेशों को परस्पर दूर ले जाते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि आकर्षण बल के कारण आवेशों को दूर लेकर जाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ता है। अब दो विजातीय आवेश हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और हम इनको दूर लेके जा रहे हैं, तो हमको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, और कार्य हमको ज्यादा करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाएगी। अब यही बात हम यहाँ पे लागू करते हैं कि जब दो विजातीय आवेशों को परस्पर पास लेकर आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है,
क्योंकि आकर्षण बल के कारण विजातीय आवेशों को पास में लाने के लिए कम कार्य करना पड़ता है, और कम कार्य करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में भी कमी ही होगी। ठीक है, यहां तक समझे। आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। कल आपको इससे भी बेटर और इससे भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी, और मैथ्स की भी वीडियो मैं जल्द लेकर आ रहा हूं। हो सके तो शाम तक या कल सुबह तक मैं मैथ्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जो अपने फिजिक्स के क्वेश्चन की जो सीरीज है, टॉप 1000 की, टॉप 1000 की जो सीरीज चले, उसमें आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं अभी लेकर आने वाला हूं। आज शाम तक तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव करो। ठीक है, जीवन में बदलाव जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको बदलाव से पहले मिला था, जो आपको पिछली वैकेंसी में मिला था। लेकिन आपको अगर कुछ चाहिए इस वैकेंसी, तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव कर रहे हैं और क्या अपनी दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को कॉपी में जरूर लिखिएगा, और उसको पाने के लिए जो दिनचर्या है वो बनाइए और उसको फॉलो करो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।